गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो हम 11th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक रीड कर रहे हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके फर्स्ट 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, जो पृथ्वी है आपकी, तो उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है आपकी 6371 किलोमीटर की। अगर आप अर्थ सरफेस से अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो आपको 6371 किलोमीटर की गहराई पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो पृथ्वी है ये ऊपर से कैसी है, ठोस अवस्था में है। तो ठोस होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए, जब आप आसमान में देखते हैं ऊपर की तरफ, तो आप अधिक दूरी तक ऊपर देख सकते हैं कि जैसे ऊपर हवाई जहाज जाते हैं तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे दूरबीन की सहायता से देखें तो और भी अधिक ऊंचाई तक देख सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई मशीन या इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिसकी सहायता से हम पृथ्वी की गहराई में देख सकते हैं। तो जो ऊपरी परत के ठोस होने के कारण हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को नहीं देख सकते, और आंतरिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर भी उसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान वो क्या है, सीमित है, कि जिसको हम डायरेक्ट देखकर ये बता सकें कि हाँ ये ऐसा है। तो पृथ्वी का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, उसके बारे में अधिकतर जानकारी प्रोक्स अनुमानों पर ही आधारित है, कि हम अनुमान लगाकर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तथा कुछ जानकारी प्रत्यक्ष स्रोतों से भी प्राप्त करते हैं। कि कुछ जानकारी तो हमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट हम उन चीज़ों को देखकर उनकी टेस्टिंग करके बताते हैं कि यहाँ ये मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम अनुमानों की सहायता से ही जानते हैं। तो जो भूगर्भ की जानकारी के साधन हैं वो 2 प्रकार के, एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्स, दूसरे हैं आपके अप्रत्यक्ष स्रोत वो या प्रोक्स, वो है इनडायरेक्ट सोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सोर्स की। तो सबसे पहले आता है माइन से प्राप्त जो चट्टानें। तो देखिए, जो आपकी पृथ्वी है उस पर सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला धरातलीय पदार्थ क्या है, वो है धरातलीय चट्टानें। कि जो चट्टानें पृथ्वी के ऊपरी भागों में पाई जाती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती है। जब हम माइंस खोदते हैं, खानें खोदी जाती है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, उनको निकालने के लिए, जैसे आपको कोयला निकालना है, सोना निकालना है, हीरे निकालने हैं, जो अदर जो भी आपके मिनरल पाए जाते हैं, उन सबको निकालने के लिए हम गहरी गहरी खानें खोदते हैं। तो उनमें से भी हमें चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो उनकी स्टडी करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है आपकी, वो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, ये क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसमें जो ये नीचे है बिल्कुल येलो वाला पार्ट है ना, इसके अंदर है जो ये, इसमें एक देश है आपका, ये है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी खान है आपकी, वो है सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर गहरी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रॉबिन्सन गर्त। तो देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर लोकेशन मिलेगी आपको जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग को जो साउथ अफ्रीका है उसकी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो विश्व की सबसे गहरी खान है, ये आपकी एक सोने की ही खान है। तो इससे अधिक गहराई पर तापमान व दबाव बढ़ने के कारण जा पाना संभव नहीं है। तो देखिए, कितनी गहरी खोदी, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, रेडियस था 6371 किलोमीटर। तो 6371 किलोमीटर की तुलना में 3 से 4 किलोमीटर न के बराबर है। तो इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है जो प्रवेदन परियोजनाएं हैं, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। तो जो आधुनिक यंत्रों की सहायता से आंतरिक संरचना को जानने के लिए कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, और तेल निकालने के लिए तो गहरे गहरे ड्रिल किए गए हैं, हम कह सकते हैं कुएं खोदे गए हैं। तो देखिए, ये क्या है, पानी के अंदर, महासागरों के अंदर भी ये ड्रिल किए जाते हैं, और जो स्थल भाग है उसके ऊपर भी ये ड्रिल किए जाते हैं। मशीनों की सहायता से गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं।
तो देखिए दो जो मुख्य परियोजनाएं चल रही हैं, एक चल रही है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। तो ये मुख्य परियोजनाएं चल रही हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। लेकिन आज तक का सबसे गहरा ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोलाक क्षेत्र में किया गया है, जो सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। तो देखिए फिर वही बात आ जाती है, रेडियस था 6371 किलोमीटर, उसकी तुलना में खोदा कितना, सिर्फ 12 किलोमीटर। तो इससे भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए जो आर्कटिक महासागर है ये आपका जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, उसके चारों ओर फैला हुआ है। तो वहाँ पर ये कोलाक क्षेत्र पाया जाता है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है ज्वालामुखी उद्गार। देखिए कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, लावा। तो कहाँ से आया है, पृथ्वी के अंदर से आया है और बाहर आकर क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो अब इस ठंडे हुआ जो भी ये है, इसको वैज्ञानिक क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं इसका और इसके बारे में अपनी लैब में स्टडी करते हैं। तो इससे भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर जो ज्वालामुखियों का स्रोत है उसकी गहराई का पता नहीं लगता, और अधिकांश ज्वालामुखियों का स्रोत कितना है, धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई के आसपास है। तो पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या, उसके अनुमान में ये भी इतनी ज़्यादा जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो प्रत्यक्ष स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई पर है, तो उसकी तुलना में न के बराबर है। कि जो हमें जानकारी प्राप्त तो होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ पता चलता है, लेकिन आंतरिक संरचना के बारे में इनसे हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मुख्यतः जो परोक्ष रूप से प्राप्त वैज्ञानिक अनुमान हैं उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तो अब जानते हैं जो है कौन कौन से अनुमान लगाए जाते हैं, या वो इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं आपके। तो सबसे पहला है घनत्व, डेंसिटी पर आधारित प्रमाण। देखिए बात करते हैं डेंसिटी की, घनत्व की। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है आपका 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो जो घनत्व है उसको मापने की इकाई है ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो देखिए जैसे जैसे पदार्थों का वेट बढ़ता जाता है, भार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। तो देखिए जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाला भाग है उसके ऊपर पाई जाती हैं आपको परतदार चट्टानें, या हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उनका औसत घनत्व है आपका 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। उसके बाद जब उनसे नीचे जाते हैं तो उनसे नीचे पाई जाती हैं आपके इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें, उनका घनत्व है आपका 3 से लेकर 3.5 तक। तो इसी तरह से हम नीचे जाते हैं और जब पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं, क्रोड में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर घनत्व होता है 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पहले 2.7 था, फिर 3 से 3.5 हुआ, फिर सेंटर में 11 से 12 हो गया, तो वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का सरफेस है जो, वो तो हल्के पदार्थों से बना हुआ है, और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो पदार्थ हैं, एलिमेंट है, वो क्या है, हैवी हैं, भारी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हुए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अनेक परतों से मिलकर बनी हुई है, कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उन्हीं पदार्थों से मिलकर अलग अलग परतें पाई जाती हैं। दूसरा है आपका टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो तापमान बढ़ता जाता है, और ये बढ़ने की दर है आपकी प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
बढ़ जाता है कि हर 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और इसी कारण से हम पृथ्वी के जो आंतरिक भाग या इतना ज़्यादा ड्रिल नहीं कर पाते या इतनी ज़्यादा खाने गहरी नहीं खोद पाते, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है जो हमारे लिए असहनीय है। हमारे जो भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो पिघल जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, और हमारे लिए भी इतनी गर्मी सहन करना मुश्किल होता है। तो देखिए, जो अर्थ थी पहले, अर्थ कैसी थी आपकी, गैसियस फॉर्म्स थी। जैसे हमने निहारिका से बात की थी, पहले निहारिका थी गैसियस फॉर्म में थी, उसके बाद पदार्थ बने हैं, उसके बाद वो पदार्थ एक दूसरे से टकराए थे, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई थी। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या था, उसका टेम्परेचर कम होने लगा था। जो पृथ्वी का बाहर वाली परत थी आपकी, जो अर्थ सरफेस था, वो तो ठंडा हो गया था, लेकिन जो इंटरनल पार्ट था, आंतरिक भाग था, वो आज भी गर्म है, और यह ठोस, द्रव, अलग अलग पदार्थों में पाया जाता है। तो टेम्परेचर के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि अंदर ज़्यादा तापमान है, कि जो हमारी खानों में जाते हैं नीचे की तरफ तो उन्हें गर्मी महसूस होती है। दूसरा, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसमें भी बिल्कुल गर्म मैग्मा आता है आपका, कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका भी। तीसरा, जो गर्म जल के स्रोत हैं आपके, कि अंदर से जो गर्म पानी निकलता है, आप देखते हो कई जगह पर वो पाए जाते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि उस पानी में नहाने से आपके चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं। तो अंदर से गर्म आ रहा है, मतलब अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपका। तो नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का दबाव, प्रेशर। तो किसे कहेंगे, तो किसी भी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को क्या कहा जाता है, दबाव कहा जाता है। तो दबाव क्या होता है, उस क्षेत्र के ऊपर स्थित चट्टानों के भार से उत्पन्न होता है, कि उसके ऊपर जितनी ज़्यादा भारी चट्टानें आती जाएंगी, दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो दबाव में वृद्धि होती है वो भीतरी भागों की तरफ जाते हुए स्थित बाहरी चट्टानों के कारण होती है। कि वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला भार है ना चट्टानों का, उससे वृद्धि नहीं होती, बल्कि जो अंदर की तरफ जाते हुए जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ज़्यादा भारी हैं। जैसे जैसे अंदर जाते हैं चट्टानें भारी होती जाती हैं, हैवी एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं, और इसी कारण दबाव में वृद्धि होती हैं। तो इनसे हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में अनुमान लगाते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग पदार्थों की परतें पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं उल्काएं, मेटियोर्स। तो देखिए, जो उल्काएं हैं ये हम पृथ्वी से प्राप्त नहीं करते हैं, ये आती हैं आपके अंतरिक्ष से। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, कि जब आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पर इन उल्काओं की भी उत्पत्ति हुई थी। तो उल्का पिंड हैं, ये सौर परिवार के अंग हैं आपके। तो आप कह सकते हो कि जिन पदार्थों से मिलकर पृथ्वी बनी है, उन्हीं से मिलकर ये उल्काएं बनी हुई होगी। कि जैसे आपके ग्रह इकट्ठे होकर मिल गए थे ना पदार्थों से, ये वही पदार्थ हैं जो इकट्ठे नहीं हो पाए थे और वहीं पर चक्कर काटते रह गए थे। तो जो ग्रहों और उल्कापिंडों की उत्पत्ति एक ही पदार्थ से हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर आता है, तो पहले तो क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके साथ घर्षण करता है। तो घर्षण करने के कारण उसकी ज़्यादा स्पीड हो जाती है और उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है। अगर छोटे होते हैं तो ऊपरी जल जाती हैं, लेकिन अगर बड़े साइज होता है, बड़े आकार के होते हैं, तो उनका कोई टुकड़ा आकर पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है आपका। तो उसकी सहायता से क्या किया जाता है, फिर वैज्ञानिक उन उल्कापिंडों का अध्ययन करते हैं और वो देखते हैं कि जो उल्काएं हैं वो अलग अलग, जैसे प्याज होता है उसी तरह की परतों से मिलकर बनी हैं, अलग अलग परतों से मिलकर ये उल्काएं बनी होती हैं। और जैसे जैसे सेंटर में जाते हैं इन उल्काओं के, तो वहाँ पर हैवी मटेरियल पाया जाता है। तो अतः हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का केंद्र भी इसी प्रकार भारी पदार्थों से मिलकर बना होगा। जैसे ये उल्काएं अलग अलग परतों में पाई जाती हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी अलग अलग परतें पाई जाएंगी आपकी। तो नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, जो आपकी पृथ्वी है
वो पूरी की पूरी गोलाकार नहीं है। जैसे हम ग्लोब देखते हैं तो पूरा का पूरा गोलाकार नहीं है। जो आपकी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर से तो पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा है जो बीच में से क्या है, बाहर की तरफ फैली हुई है। तो देखिए, देखते हैं, ये तो हो गई आपका भूमध्य रेखा वाला त्रिज्या हो गई, ये हो गई आपकी ध्रुवों वाली त्रिज्या। तो आप देखिए इनमें से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। तो आप इसमें देखेंगे जो ए वाली है, ए वाली बड़ी है और बी वाली क्या है, छोटी है। तो पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक कौन सा हुआ ज़्यादा, तो पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक कौन सा हुआ, बी हुआ ना। तो बी होने के कारण इसी वजह से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ पर अधिक पाया जाता है, ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव पास में है और भूमध्य रेखा पर जो ए पॉइंट है वहाँ पर कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी के केंद्र से दूर है आपका। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या होती जाती है, कमी होती जाती है आपकी। तो गुरुत्व बल का मान है जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अतः पृथ्वी के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पदार्थों का असमान वितरण पाया जाता है और इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण बल में भी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है अब आपका भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं, जब भूकंप आता है उस समय उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे ये तरंगे उत्पन्न होती हैं आपकी। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं इन्हीं से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो इंटीरियर स्ट्रक्चर को जानने के लिए मुख्यतः ज्योग्राफर ने सिस्मिक वेव की स्टडी की और इन्होंने ही पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं ये मैकेनिकल वेव हैं। तो मैकेनिकल वेव का मतलब है कि इन तरंगों को पास होने के लिए, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो वो मीडियम कैसा भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, कि इन्हें एक जगह से दूसरी स्थान पर जाना है तो ये किसी न किसी माध्यम के सहारे ही चलती हैं। तो इन तरंगों की एक विशेषता है, वो क्या है, अगर इनका मीडियम चेंज होता है, अगर इनका माध्यम चेंज होता है, कि जैसे ये आपके ठोस से द्रव भाग में प्रवेश करेंगी, द्रव से गैस भाग में प्रवेश करेंगी, तो उसी समय इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, इनकी चलने की स्पीड वो उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह से इन वेव के बिहेवियर जो चेंज होता है उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार की परतें हैं, कि कुछ भाग तो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ आपके गैसेस फॉर्म में हैं। तो इस तरह से इन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे इन तरंगों की बिहेवियर में चेंज आता जाता है वैसे वैसे ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी किससे बनी है, अलग अलग परतों से मिलकर बनी हुई हैं। तो इन्हीं से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाणिक और पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये थे आपकी जो पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के दो प्रकार के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। आपके जो प्रत्यक्ष स्रोत थे उसमें जिसको डायरेक्ट देख सकते थे उनमें हमने पढ़ा, जैसे माइंस हो गई, आपके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गए, वोल्केनिक इरप्शन हो गए आपके। और जो इनडायरेक्ट सोर्स थे, अप्रत्यक्ष स्रोत थे, उनमें था आपका डेंसिटी था, घनत्व, टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दबाव, जो मेटियोर्स हैं, उल्काएँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपकी लास्ट थी सिस्मिक वेव्स। तो इन सभी से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इनमें से मुख्यतः किससे प्राप्त होती है, भूकंपीय तरंगों से प्राप्त होती हैं। तो ये था आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। तो भूकंपीय तरंगों के बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम भूकंप किसे कहते हैं, कि भूकंप क्या होगा, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसमें से कैसे ये तरंगें निकलती हैं और इनकी सहायता से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।